नमस्कार साथियों, एग्री चैंपियंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एफसीआई के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय खाद्य निगम की एफसीआई की स्थापना कब हुई, ये एफसीआई है क्या, इसके कार्य क्या है, क्या इसके उद्देश्य हैं और एफसीआई जो है वो किस प्रकार कार्य करता है। इन सभी की पॉइंट्स के बारे में हम लोग आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे। एफसीआई जो है वो भारत सरकार की एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत आता है। और एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो फूड कॉरपोरेशन इनेक्टमेंट एक्ट 1964 1964 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। और जो एफसीआई के टॉप ऑफिशियल है वो भारत सरकार के सिविल सर्वेंट, आईएएस कैडर के सिविल सर्वेंट होते हैं जो इसके चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई जो है उसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई थी। और इनिशियल स्टेज पर जब इसकी स्थापना हुई तब इसका हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई में था। और इसका जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वो तमिलनाडु के तंजावुर जिले में था। तंजावुर, जिसको कि तमिलनाडु का धान का कटोरा भी कहा जाता है। बाद में कुछ समय बाद इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया और सभी राज्यों की राजधानियों में इसके रीजनल सेंटर्स बना दिए गए। और किसी राज्य के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वहां इसके डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स भी एफसीआई के चलते हैं। एफसीआई जो है वो दिल्ली स्थित अपने हेडक्वार्टर और 5 जोनल ऑफिस और 25 रीजनल ऑफिस और 170 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से जो है अपने कार्यों का समन्वय करता है। उसके बाद एफसीआई के द्वारा क्रियान्वित प्रमुख गतिविधियों की अगर हम बात करें तो उसमें शामिल है प्रिक्योरमेंट यानी कि खरीद, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण, उसके बाद है पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसके बाद है आरपीडीएस यानी कि रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अर्थात नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसके बाद है टीपीडीएस यानी कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अर्थात लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। प्रिक्योरमेंट यानी खरीद की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार और सीएसईपी यानी कि कृषि लागत मूल्य आयोग के द्वारा जो एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया जाता है, उस मूल्य पर एफसीआई के द्वारा खाद्यान्नों में धान और गेहूं की खरीद की जाती है। एफसीआई के द्वारा जो है ये खरीद दो तरीकों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से की जाती है। इसके बाद उसका कार्य है डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अंतर्गत एफसीआई जो है वो खरीदे गए अनाज के माध्यम से टीपीडीएस की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की मदद करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा निर्धारित केंद्रीय निर्गम मूल्य पर जारी किया जाता है। यानी कि एफसीआई जो है वो उचित मूल्य की दुकानों यानी फेयर प्राइस शॉप्स के माध्यम से वितरण के लिए अपने बेस डिपो से राज्य सरकार व राज्य एजेंसियों को खाद्यान्न वितरित करता है। उसके बाद पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो युद्ध अवधि के दौरान जो है ये पीडीएस पहले से अस्तित्व में था, लेकिन शहरी और भावग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए पीडीएस की शुरुआत 1960 के दशक के गंभीर खाद्य संकट के समय हुई। पीडीएस ने खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि और शहरी उपभोक्ताओं तक खाद्य की पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चूंकि हरित क्रांति के बाद राष्ट्रीय कृषि उत्पाद में वृद्धि हुई, अतः पीडीएस के दायरे को 1970-1980 के दशक में आदिवासी प्रखंडों और अत्यंत निर्धनता क्षेत्रों की ओर भी बढ़ा दिया गया। उसके बाद है आरपीडीएस यानी कि नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली। नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है ये पीडीएस को सशक्त और सुव्यवस्थित करने के साथ साथ पहाड़ी, दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में जहां गरीबों का एक बड़ा तबका पाया जाता है, इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जून 1992 में ये प्रणाली लागू की गई। और इसमें 1775 ब्लॉक शामिल किए गए जहां सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं और मरुस्थल विकास कार्यक्रम जैसे विशिष्ट कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे थे। इसके साथ ही राज्य सरकारों के परामर्श से कुछ नामित पहाड़ी क्षेत्रों को विशेष देखरेख के लिए भी इसमें शामिल किया गया। उसके बाद अगला है टीपीडीएस यानी कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अर्थात लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसकी शुरुआत जो है इस प्रणाली की शुरुआत 1997 में की गई। और इस प्रणाली की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य जो है वो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को पीडीएस से अत्यधिक रियायती कीमतों पर और गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों को अपेक्षाकृत अधिक मूल्य पर खाद्यान्न प्रदान करना जो है वो इस टीपीडीएस योजना का मुख्य उद्देश्य था। अर्थात टीपीडीएस जो योजना है वो कुछ प्रकार
पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के समान ही है, परंतु यह अत्यधिक गरीब लोगों पर अधिक ध्यान ध्यान केंद्रित करती है। इसके बाद एफसीआई के बारे में कुछ और जानकारी हम देखते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है और फूड सिक्योरिटी इंडस्ट्री में ये कॉरपोरेशन काम करती है। और इसकी स्थापना जो है वो 14 जनवरी 1965 को, यानी कि आज से 56 साल पहले हुई थी। और इस कॉरपोरेशन के जो फाउंडर थे, यानी इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई। और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्य कार्यालय अर्थात मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो कि शुरुआत में चेन्नई में था जब इसकी स्थापना हुई उस वक्त। और इसके 5 जोनल ऑफिस है। और एरिया सर्व की अगर हम बात करें तो पूरे देश भर में ये कॉरपोरेशन काम कर रही है। और वर्तमान में श्री आशीष चंद्रा जी जो आईएएस है, वो इसके सीएमडी यानी कि चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर है। और ये फूड ग्रेन्स में ये कॉरपोरेशन काम करती है। और इसका मुख्य जो कार्य है वो है इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में जो है खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस संस्था का, इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य काम है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसके ओनर है। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा यह एफसीआई जो है चलाई जाती है। और 2019 तक की अगर हम बात करें, 31 मार्च 2019 तक इस कॉरपोरेशन में 21,847 कर्मचारी कार्यरत थे। और एफसीआई के संख्यात्मक आंकड़ों पर अगर हम नज़र डालें तो एफसीआई जो है वो देश की सबसे बड़ी कॉरपोरेशंस में इसका नाम आता है। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये एशिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन है। इसके अलावा ये 5 जोनल ऑफिस और लगभग 26 रीजनल ऑफिस के थ्रू ये काम करती है। और हर साल एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा पूरे देश का 15 से 20% गेहूं और 12 से 15% धान जो है वो खरीदा जाता है। और एफसीआई के द्वारा जो ये खरीद की जाती है गेहूं और धान की, यानी खाद्यान्नों की खरीद की जाती है, ये सरकार और सीएसीपी के द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो है ये खरीद की जाती है। और इसके अलावा एफसीआई के द्वारा खरीद करने की कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि एफसीआई के द्वारा खरीद करने की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जो एफसीआई जो है वो जितने चाहे खाद्यान्न की खरीद कर सकती है। इसके आगे अगर हम विजन की बात करें तो एफसीआई का विजन जो है वो भारत में हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना इसका विजन है। और मिशन की बात करें यानी कि एफसीआई के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो एमएसपी पर कुशल खरीद करना और खाद्यान्न का भंडारण करना और वितरण करना जो है इसके मेन उद्देश्यों में शामिल है। उसके अलावा उचित नीतिगत साधनों के माध्यम से खाद्यान्न में चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जिसमें खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रख रखाव भी शामिल है। इसके अलावा पीडीएस के तहत विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए उचित मूल्य पर खाद्यान्न सुलभ बनाना। इसके बाद है गरीब किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन संचालन और पीडीएस के लिए पूरे देश में खाद्यान्न का वितरण। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के परिचालन और बफर स्टॉक का जो है संतोषजनक स्तर बनाए रखना। और आखिर है उपभोक्ताओं को विश्वसनीय मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए बाजार मूल्य को नियंत्रित करना जो है इस कॉरपोरेशन के, इस संस्था के मुख्य कार्यों में शामिल है। इसके आगे हम बात करें एफसीआई के पुनर्गठन हेतु जो समिति बनाई गई थी उसके बारे में। खरीद, भंडारण और वितरण के प्रमुख उद्देश्यों में एफसीआई के दोषों को देखते हुए एफसीआई के पुनर्गठन के लिए शांता कुमार जी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी गठित की गई, एक समिति गठित की गई, जिसके द्वारा कुछ सिफारिशें की गई थी। और इस हाई लेवल कमेटी के द्वारा जो सिफारिश की गई थी उनमें खरीद से संबंधित मुद्दों पर कुछ सिफारिशें शामिल थी। इसके अलावा नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट सिस्टम जो है, यानी कि प्रक्राम्य गोदाम रसीद प्रणाली और एमएसपी नीति पर पुनर्विचार। और इसके अलावा भंडारण और परिवहन से संबंधित मुद्दे भी थे और बफर स्टॉकिंग संचालन और परिसमापन नीति। इसके अलावा पूर्ण कंप्यूटरीकरण जैसे मुद्दों पर इस समिति के द्वारा कुछ सिफारिशें की गई थी जो कि निम्नलिखित है। अभी हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। खरीद से संबंधित मुद्दों पर इस समिति के विचार ये थे
कि एफसीआई को गेहूं, धान और चावल संबंधी सभी खरीद कार्यों को उन राज्यों को सौंप देना चाहिए जिन्होंने इस संबंध में पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया है और खरीद के लिए उपयुक्त अवसंरचना का निर्माण कर लिया है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब इत्यादि। और इसके अलावा एफसीआई को जो है इन राज्यों से केवल अधिशेष के रूप में राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद का जो हिस्सा है वही स्वीकार करना चाहिए। इसके अलावा एफसीआई को उन राज्यों की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए जहां पर किसानों की बहुत छोटी जोत है और एमएसपी से काफ़ी नीचे की कीमतों पर संकटग्रस्त बिक्री करने के कारण किसान जो है पीड़ित होते हैं, जैसे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और असम इत्यादि। इसके अलावा एफसीआई को सक्रिय होते हुए राज्य एवं अन्य एजेंसियों को बड़ी संख्या में किसानों, विशेष रूप से छोटे व सीमांत किसानों को एमएसपी का लाभ प्रदान करने के लिए उनसे आधिकारिक खरीद के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। और नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट सिस्टम के अनुसार इस समिति ने कुछ ऐसी सिफारिश की है कि एक ऐसी प्रणाली विकसित की जाए जिसमें किसान अपनी उपज को पंजीकृत गोदामों में जमा करवा सकें और अपनी उपज मूल्य के अनुरूप बैंकों से अग्रिम ऋण प्राप्त कर सकें। इसके अलावा एमएसपी नीति पर भी पुनर्विचार करने की सिफारिश जो है इस हाई लेवल कमेटी ने की थी, जिसमें यह कहा गया कि एमएसपी की घोषणा 23 फसलों के लिए की जाती है, लेकिन प्रभावी रूप से मूल्य समर्थन मुख्यतः गेहूं और चावल को ही प्राप्त होता है और वह भी कुछ चुनिंदा राज्यों में। यह कृषकों को गेहूं और चावल की पैदावार के प्रति अधिक आकर्षित कर रहा है। चूंकि देश में दलहन और तिलहन की भी कमी है, उनकी कीमतें प्राय किसी प्रभावी मूल्य समर्थन के भाव में एमएसपी से काफी नीचे चली जाती है। तो समिति की सिफारिश यह है कि दलहन और तिलहन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और सरकार को उनके लिए बेहतर मूल्य समर्थन सुनिश्चित करना चाहिए। इसके साथ ही व्यापार नीति के साथ इनकी एमएसपी नीति को संगत बनाना चाहिए ताकि आयातित लागत जो है उनके एमएसपी से कम नहीं हो। इसके अलावा इस समिति की सिफारिशों के अनुसार एफसीआई को अपने भंडारण कार्यों को जो है वो केंद्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगम और निजी उद्यमी गारंटी योजना के तहत जो है वो सक्रिय निजी क्षेत्र और उसके सहयोग से राज्य में भंडारगृह बना रही राज्य सरकारों को सौंप देना चाहिए। और यह कार्य जो है वो प्रतिस्पर्धी मौलिक प्रक्रिया के आधार पर किया जाना चाहिए, जहां विभिन्न हितधारक जो है वो आमंत्रित हों और भंडारण की लागत को नीचे लाने के लिए उनके बीच एक प्रतिस्पर्धा का लाभ मिले। और इसके अलावा इस समिति के द्वारा पूर्णतः कंप्यूटरीकरण की सिफारिश भी की गई है, यानी कि किसानों से खरीद से लेकर भंडारण, परिवहन और टीपीडीएस के माध्यम से वितरण तक संपूर्ण खाद्य प्रणाली को कंप्यूटरीकृत करने की सिफारिश जो है इस समिति ने की है। एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो एक फार्मर वेलफेयर एजेंसी है जो कि खाद्यान्नों यानी कि सीरियल्स की खरीद करती है और मोटे अनाजों की खरीद करती है। और दलहन और तिलहन की खरीद करने की जो जिम्मेदारी है वो नेफेड के पास है और वर्तमान में एफसीआई को भी दलहन और तिलहन की खरीद के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वेबसाइट agrichampions.com को भी ज़रूर विजिट कीजिएगा। इसके अलावा नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर से आप हम लोगों से व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं।